औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान बाकिर अली और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक आप थंबनेल से जान चुके हैं कि सऊदी अरेबिया थाईलैंड से नफ़रत करता क्यों है और ये क्यों मीडिया आउटलेट्स मुख्तलिफ बता रहे हैं कि 30 साल के बाद आखिर ये नफ़रत ख़त्म हुई। इनकी नफ़रत के दरमियान इनकी कुछ मिठास आई, आखिर क्या माजरा है, इसको मीडिया आउटलेट थैफ्स क्यों कह रहे हैं। आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जो कहानी शुरू हुई थी 1999 के अंदर, जब किंग फैसल जो थे, जिनकी मस्जिद भी है फैसल नामी मस्जिद जो पाकिस्तान के अंदर वाक़ है। तो इस मस्जिद का जो बानी था वो फैसल ने अपने नाम पे मस्जिद बनवाई थी, डोनेट किया था। तो उसी किंग फैसल बिन फहद जो बादशाह था, पैलेस था, उसकी जो पैलेस के अंदर एक थाईलैंड का जो एक वर्कर था, जैसे पाकिस्तान, इंडियन एंड बांग्लादेशी जो वर्कर वर्क वीज़ा पे हम सऊदी अरब जाते हैं कमाने के लिए, तो वो भी इसी तरीके से गया था और उसे एक्सेस हो गया था सऊदी अरब के किंग के पैलेस के बेडरूम का। तो उसने वहाँ से बताया जाता है कि 1989 के अंदर 91 kg 200 पाउंड्स आप कह सकते हैं, 91 kg के अराउंड इसने ज्वेलरी, नेकलेस, डायमंड्स और मुख्तलिफ प्रीशियस मेटल्स से वो उसने चोरी किए और उसने वैक्यूम क्लीनर के अंदर डाल के मुख्तलिफ रिस्की प्रोसेस के थ्रू वो सऊदी अरब से उसने डिपोर्ट करके आके थाईलैंड के अंदर रह गया। अब था तो वो एक मिडिल क्लास पीपल, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो सऊदी जो किंग थे, सऊदी पैलेस के अंदर असल में 300 से ज़्यादा सर्वेंट काम करते थे और अब ये मुश्किल बात पहचानने की थी कि किसने चोरी की और किसने चोरी नहीं की। जब ये अपने वतन वापस आया तो सऊदी अरब की जानिब से बता दिया गया था कि किंग फैसल की चोरी हो चुकी है, तो सब ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। तो इसी सिलसिले के अंदर थाईलैंड के जो चोर था उसने नाम किया, मुख्तलिफ ज्वेलरी के अंदर गया, जाने बेचने के लिए गया, तो उसे वो रकम नहीं मिल रही थी जो उसकी रकम थी। और उसकी रकम बताई जाती है कि उस वक्त 1990s के अंदर 20 मिलियन डॉलर थी, जो पाकिस्तानी उस वक्त 4 अरब रुपए बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी ह्यूमंगस अमाउंट की चोरी थी। जब वो भी ज्वेलरी के पास जाता था तो वो उससे यही कहते थे, जब भी वो ज्वेलरी शॉप के पास जाता था तो फिर उसको यही कहा जाता था कि हम इससे नहीं दे सकते, आप हमसे थोड़ा कम कर ले, या 110 ले लो या 120 ले लो, क्योंकि ये बड़े ही प्रीशियस मेटल्स हैं। तो इसका मशहूर हो गई थी और इसकी वजह से तो फिर पुलिस ने, थाईलैंड की जो रॉयल पुलिस थी, इसने उसका एक्शन लिया और उसको दबोच लिया और इससे अराउंड 91 kg की जितनी भी इसने थोड़ी बेच दी थी और थोड़ी जो रह गई थी, इसने ये सारी ज्वेलरी रिकवर की गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट की पुलिस ने ये किया। और जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जब थाईलैंड ने सऊदी अरब को वापस से जब ज्वेलरी भेजी, बॉक्स जब सऊदी अरब की हुकूमत ने खोला, तो उसमें से क्या देखते हैं कि 50% जितनी भी थी वो फेक थी, मीन्स ज्वेलरी लोकल थी और तकरीबन सारे जो एक प्रीशियस ब्लू डायमंड था या ब्लू स्टोन था वो गायब था। तो फिर ये सऊदी अरब देख के बड़े परेशान हुए। फिर ये बाद में राज खोला कि उन्होंने ह्यूमंगस करप्शन की, जो उनके ब्यूरोक्रेट थे, ह्यूमंगस करप्शन की थी। तो इसी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी, जो हालिया रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर जो रैंकिंग थी थाईलैंड की वो थी 110। पाकिस्तान की तो उससे भी बड़ी बदतर है 140। और पाकिस्तान पुलिस को तो आप हाल जानते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ कि जो अक्सरियत जो दिखाई जाती है कैसी होती है पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की ब्यूरोस्टैटिक्स, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी किस तरह की है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो इसी वजह से तो किंग फैसल, इसी वजह से उसने अपने कुछ बंदे भेजे थाईलैंड के अंदर एज ए जासूस के वो जासूसी करें कि क्या। और जब उन्होंने 2-3 जासूसी जब उन्होंने अपने करीबी भेजे तो उन्हें भी कत्ल कर दिया गया थाईलैंड के अंदर। तो इसी वजह से कि
थाईलैंड की और सऊदी अरब के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। जो सऊदी अरेबिया जो वर्क वीज़ा इशू करता है, उन्होंने वर्क वीज़ा बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे, जिसका बेनिफिशरी आखिर में बचे थे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, क्योंकि थाईलैंड की जो लेबर फोर्स थी अगर वो नहीं जा रही थी तो वो वर्क वीज़ा पाकिस्तान, इंडिया और हिंदुस्तान। इसी वजह से आप देख सकते हैं पाकिस्तान की अबाउट 30 to 40 lakhs 4 million पीपल्स सऊदी अरब में काम करते हैं एज अ वर्क वीज़ा के अंदर जाके। और उन्होंने बिल्कुल ट्रेवल भी बैंड कर दिए थी, कुछ भी फ्लाइट्स ना आती थी ना जाती थी, कुछ भी नहीं था, सब कट ऑफ था। और लिहाजा अब जो मोहम्मद बिन सलमान जो अभी हाल ही में जिन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल टर्न अराउंड करने जा रहे हैं, वो मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ व्लॉग में शामिल हो रहे हैं और बिल्कुल ही एक सऊदी अरब की जो पाक सरजमीन थी उसको बिल्कुल ही निस्तो नाबूद ख़त्म करना चाह रहे हैं, बिल्कुल फहाशी का अड्डा बना रहे। तो उसके अंदर उसने ये भी ऐड कर दिया है कि वो थाईलैंड के साथ अपने जो सिस्टम से नॉर्मलाइज कर रहे हैं। 30 साल के बाद आप इमेजिन कर सकते हैं 30 ईयर्स के बाद एक डिप्लोमेटिक बैकवर्ड्स ख़त्म होने जा रहा है। और जो डिप्लोमेट्स है, जैसे एम्बेसी के अंदर, सऊदी एम्बेसी के अंदर थाईलैंड की एम्बेसी के अंदर सऊदी का कोई भी। तो ये थी आज तक की वीडियो और आपने देखा कि सऊदी अरब की किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हो रही है MPS यानी मोहम्मद बिन सलमान के हाथों। और यही वजह थी कि यही चोरी की वजह से जो एक थाईलैंड के एक शहरी ने की थी, जो लोअर मिडिल क्लास था, की वजह से दो मुल्क के आपस में बड़े ही ख़तरनाक ताल्लुकात या आप ऐसा कह लें कि बड़े ही नाजुक हालात हो चुके थे। तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ आपका मेज़बान। बाकी रही इसी तरह की जियोपॉलिटिक्स के हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से, पाकिस्तान की या बरसगीर की या मिडल ईस्ट की जितनी भी मालूमात होंगी मैं आपको तक पहुँचाऊँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा।